सबसे बड़ी खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। बड़ी खबर यह है कि आज चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज अहम बैठक होगी। दोपहर 12 बजे चुनाव आयुक्तों के चयन पर मंथन और आज ही चुनाव आयुक्तों के नाम का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज अहम मीटिंग होने जा रही है, जो कि दोपहर 12 बजे बताई जा रही है। तो चुनाव आयुक्तों के चयन के बाद अब किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस बीच बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 72 नाम है। नए चुनाव आयुक्तों का चयन आज किया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय पैनल की अहम बैठक होगी। ये बैठक पहले 15 मार्च को शाम 6 बजे होनी थी, लेकिन अब ये बैठक आज दोपहर 12 बजे होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 8 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनका पद खाली हो गया और उनसे पहले पिछले महीने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए थे, जिसके चलते उनका पद भी खाली है। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अकेले देख रहे हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर में तैयारियों की समीक्षा की, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के कयासों का जवाब दिया। हम अपने दायित्व से पूरी तरह से वाकिफ हैं। इस बात से भी वो पूरे सजग हैं कि कोई पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी चुनाव होनी चाहिए। हमने रिव्यू किया कि हम एक साथ कराएंगे या हम आगे पीछे कराएंगे। जो भी करेंगे ये हम सिक्योरिटी की सिचुएशन को देख के सबके फीडबैक के बाद में इस पर निर्णय लेंगे। देखिए, चुनाव आयुक्तों के चयन के बाद किसी भी दिन लोकसभा के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 72 कैंडिडेट्स के नाम हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे। बुधवार को जारी हुई दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम हैं, यानी बीजेपी अब तक 267 टिकट फाइनल कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में शामिल दिग्गजों में नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुंबई उत्तर सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी, कर्नाटक की शिमोगा सीट से येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र, महाराष्ट्र की बीड़ सीट से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, बेंगलुरु दक्षिण सीट से तेजस्वी सूर्या, कर्नाटक की मैसूर सीट से मैसूर राजघराने के यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार, त्रिपुरा ईस्ट सीट से त्रिपुरा राजघराने की कृति सिंह देव वर्मा हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ओवरऑल जीतने का जो संख्या है, ओवरऑल संख्या हमारा एमपीज का संख्या बढ़ेगा, 400 पार हो जाएगा। बीजेपी अकेला 370 सीट से ज़्यादा हम जीतेंगे। तो बीजेपी की 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। कुल 267 नाम हैं। इन दोनों लिस्टों को अगर जोड़ दिया जाए इनके नामों को, और जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है इसमें कई दिग्गजों के नाम हैं तो कई ट्विस्ट भी हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने अब तक सांसद रहे 2 पूर्व सीएम, उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड की हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया है। मुंबई उत्तर से सांसद गोपाल शेट्टी का भी टिकट काटा गया है। मैं मानता हूं कि इस बार 7 बार मेरे जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना और शानदार ढंग से जीतना कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, धरना आंदोलन करने का अधिकार कार्यकर्ताओं का है, वो करेंगे। 1-2 दिन धरना आंदोलन करेंगे। 2 पूर्व सीएम का पत्ता काटने के बाद बीजेपी ने 3 पूर्व सीएम को लोकसभा चुनाव में भी उतारा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से, उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से, कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को हावेरी से टिकट दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जी का। मैं पार्टी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा तरह प्रयास करूँगा। और चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और महाराष्ट्र में वो हैं। बड़ी खबर ये है कि आज राहुल गांधी नासिक में हैं, जहां उनका रोड शो होगा। रोड शो के बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाएंगे राहुल गांधी। शाम करीब 4 बजे मंदिर में पूजा पाठ करने का भी उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी।
और 17 मार्च को ये मुंबई में समाप्त हो जाएगी। और इस बीच उनकी शिव भक्ति सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की शिव भक्ति देखने को मिली। जब यात्रा झारखंड पहुंची थी तो बैद्यनाथ धाम में हाजिरी लगाई, फिर यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर गए। अब महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। नासिक पहुंचने से पहले बुधवार को वो धुले में थे। नारी न्याय गारंटी की घोषणा की। कांग्रेस की सरकार आने पर गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता, केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक, आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं की मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और मदद के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल की नियुक्ति होगी। सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाया जाएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव होने को है और इसके लिए जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जमीन पर अपनी तैयारी शुरू की हुई है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। अब इस बीच में हम सबके मन में प्रश्न है कि जनता का मूड क्या है। यही जानने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। उत्तर प्रदेश से लगाए कर्नाटक और फिर नॉर्थ ईस्ट तक अब जनता का मूड क्या है इन राज्यों में, इन स्थानों पर, वो सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय करता है। अब की बार चुनाव के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी ने टारगेट सेट कर दिया। मकसद सिर्फ तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाना नहीं है, लक्ष्य है 400 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाना। और इस मिशन में सबसे बड़ा रण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें देश की सियासी दिशा तय करती हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने यूपी में धमाकेदार जीत दर्ज कर केंद्र में सरकार बनाई। 2024 में क्या यूपी में फिर बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करने जा रही है? क्या फिर यूपी में विपक्षी दलों के लिए 2 अंकों में पहुंचना चुनौती है, या राहुल और अखिलेश का गठबंधन इस बार एनडीए को यूपी में बढ़त से रोक देगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का रिजल्ट देखते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 74 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को महज 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है, अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। यानी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार एनडीए गठबंधन का बोलबाला है। राहुल और अखिलेश के साथ आने का प्रयोग फिर से नाकाम होता दिख रहा है। हालांकि 80 में से 80 सीटें जीतने का बीजेपी का सपना भी सच नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात पंजाब की। वो सूबा जो किसान आंदोलन का एपिसेंटर है। पंजाब से निकला किसान आंदोलन देश में मुद्दा बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या पंजाब में किसान आंदोलन चुनाव में रंग दिखा रहा है? एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 5, आम आदमी पार्टी को 6, अकाली दल को 1 सीट मिलती दिख रही है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में इंडिया गठबंधन में साथ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में आमने सामने हैं। पंजाब में टक्कर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही है। पंजाब से अब रुख करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को इस सूबे से बड़ी उम्मीद है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से
एनडीए को 23 और कांग्रेस को महज 5 सीट मिलती दिख रही है। दक्षिण के दूसरे राज्यों में बेशक इंडिया गठबंधन आगे है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी बेहद मजबूत है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का चुनावी गठबंधन है। अब रुख करते हैं देश के पूर्वी हिस्से का। चंद दिन पहले पीएम मोदी असम पहुंचे थे। पीएम की जंगल सफारी वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पीएम का फोकस पूरे नॉर्थ ईस्ट पर है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि एआईयूडीएफ और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। असम में 2019 के मुकाबले बीजेपी को फायदा हो रहा है, वहीं कांग्रेस और एआईयूडीएफ को नुकसान हो रहा है। असम के बाद अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बाकी 6 राज्यों की। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में नॉर्थ ईस्ट की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 9, इंडिया गठबंधन को 1 और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। नॉर्थ ईस्ट में एनडीए के आंकड़े को राज्यवार देखें तो एनडीए में शामिल एनपीपी को मेघालय में 2 सीटें, एनडीपीपी को नागालैंड में 1 सीट, एसकेएम को सिक्किम में 1 सीट, बीजेपी को त्रिपुरा में 2, अरुणाचल में 2, मणिपुर में 1 सीट मिलती दिख रही है। यानी लगातार तीसरी बार नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर एनडीए का बोलबाला है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट से लेकर कर्नाटक तक एनडीए को बढ़त है। यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। पंजाब जैसे राज्य में बेशक बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन दूसरे राज्यों में बीजेपी की बढ़त इतनी है कि वो 400 के लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद लगाए हुए है। और वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जमीन पर चुनावी जंग शुरू हो गई है। अभी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और ऐसे में 24 के चुनावी मोड की अगर बात की जाए तो इसमें बिहार की सियासत की भी चर्चा हो रही है। बिहार में चाचा पर भतीजा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी खेल में चाचा पशुपति पारस को भतीजे चिराग पासवान ने मात दे दी है। एनडीए में बिहार को लेकर सीट शेयरिंग का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग को 5 सीट दे दी है, वहीं 5 सांसदों के साथ अपनी अलग एलजेपी बनाने वाले पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही। रिपोर्ट देखिए। बिहार एनडीए में अभी सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाजीपुर में चिराग पासवान के समर्थक जश्न मना रहे हैं। पटाखे फूट रहे हैं, ढोल बज रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इस जश्न की वजह जानने के लिए सोशल मीडिया पर चिराग पासवान का ये पोस्ट देखना होगा। शाम 4:58 पर चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया। इससे पहले चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच ये मुलाकात बेहद अहम थी। इस मुलाकात में क्या हुआ, इसका अंदाजा मुलाकात के बाद चिराग के बयान से लगाया जा सकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार गठबंधन के भीतर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया, आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। बिहार की 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे। एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही चिराग ने जता दिया कि चाचा भतीजे की लड़ाई में जीत उनकी हुई है। दरअसल 2021 में एलजेपी में बंटवारे के बाद बीजेपी के सामने चिराग और पशुपति पारस के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती थी। दोनों पार्टियां 2019 में जीती सीटों पर दावा कर रही थी। पशुपति पारस के साथ 5 सांसद थे। पारस और चिराग के बीच हाजीपुर सीट को लेकर भी तनातनी थी। नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग ने जो कहा उससे साफ हो गया कि चिराग चाचा पशुपति पारस पर भारी पड़े हैं। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी इसकी तस्दीक करता है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान 5, उपेंद्र कुशवाहा 1 और जीतन राम मांझी को 1 सीट मिलेगी। पशुपति पारस के गुट वाली एलजेपी को लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने पारस को राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया है।
पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस पासवान को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। यानी बीजेपी ने चिराग पासवान वाली एलजेपी को ही असली एलजेपी माना है। वहीं पशुपति पारस के हाथ से हाजीपुर सीट भी चली गई है। भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। हम लोग का लक्ष्य किस तरीके से एनडीए 400 सीटें जीते, जिसमें बिहार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छी बात है, उनकी बातचीत हुई है तो ठीक बात है। बातचीत तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब बीजेपी के माध्यम से प्रॉपर स्टेटमेंट आ जाता है तो आफ्टर दैट स्टेटमेंट वी विल ऑल टेक प्रॉपर डिसीजन। जब तक असली मेन नेतृत्व जब तक बात नहीं करता है या हमें बोलता है कि हमने उसको क्या दिया, तो देन जब बीजेपी के साथ तो अभी टच चल रहा है, हमारा तो मेन भाजपा के साथ ना गठबंधन है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग और सीटों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को बीजेपी ने हाजीपुर, नवादा, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई सीटें दी हैं। जमुई से सांसद रहे चिराग पासवान अब अपने पिता की सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर में चिराग समर्थकों के जश्न के बीच दिल्ली में पशुपति पारस के घर आवाजाही बढ़ गई है। चिराग का हाजीपुर से चुनाव लड़ना फिक्स हो गया है। वहीं पशुपति पारस के सामने सवाल है कि आगे उनका और उनकी पार्टी का क्या होगा। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 2 पूर्व सीएम का टिकट काटा है तो 3 पूर्व सीएम को उम्मीदवार बनाया है। 72 उम्मीदवारों में बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के ऐलान के बाद नागपुर में कुछ इस अंदाज में जश्न मना। नागपुर में जश्न की वजह बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पार्टी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम शामिल होना था। गडकरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 13 मार्च को जारी दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें महाराष्ट्र से 20, कर्नाटक से 20, गुजरात से 7, तेलंगाना से 6, हरियाणा से 6, मध्य प्रदेश से 5, दिल्ली से 2, उत्तराखंड से 2, हिमाचल प्रदेश से 2, त्रिपुरा से 1, दादर और नगर हवेली से 1 उम्मीदवार शामिल है। टोटल 72 कैंडिडेट अनाउंस हुआ है। मैं हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं हमारा प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी ओवरऑल संख्या हमारा एमपी का संख्या बढ़ेगा, 400 पार हो जाएगा। बीजेपी अकेला 370 सीट से ज्यादा हम जीते। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने फिर एक बार कई उलटफेर किए हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने अब तक सांसद रहे 2 पूर्व सीएम, उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड की हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया है। मुंबई उत्तर से सांसद गोपाल शेट्टी का भी टिकट काटा गया है। स्वाभाविक है, इतने लंबे समय से जिन कार्यकर्ताओं के साथ में काम किया तो उनको थोड़ा शौक लगना ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार 7 बार मेरे जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना और शानदार ढंग से जीतना और फिर उसके बाद में उससे शानदार ढंग से काम करना, जनता और कार्यकर्ताओं का सपोर्ट प्राप्त करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो प्राप्त हुआ है उसको दिल और दिमाग में रखकर मैं आगे का जीवन जी पाऊंगा। 2 पूर्व सीएम का पत्ता काटने के बाद बीजेपी ने 3 पूर्व सीएम को लोकसभा चुनाव में उतारा है। दूसरी लिस्ट में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल सीट से, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार सीट से, कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से मैदान में उतारा है। और चलिए इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। आज मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना था वो आज नहीं होगा। और साथ ही आपको बताएं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज चर्चा होनी थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज नहीं होगा। चर्चा थी कि आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसको लेकर मंथन भी होना था, चर्चा होनी थी, लेकिन फिलहाल के लिए मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया। नमस्कार, भाग्य की बात में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी
आज से आपको रोजाना एबीपी न्यूज़ पर आपके भविष्य के रहस्यों और राशिफल के बारे में बताऊंगा और संकटों से उबरने के लिए समाधान भी सुझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज 14 मार्च फाल्गुन मास बसंत ऋतु शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 4:55 तक रहेगी। साथ ही भरणी नक्षत्र भी सारे दिन रहेगा। साथ ही यमघंटक योग सुबह 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में रहेगा। साथ ही चंद्रमा का संचार सारे दिन मेष राशि के अंतर्गत रहेगा। अब बात करते हैं आपके राशि की। आज के दिन के आपके राशिफल की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का संचार आपकी राशि से ही हो रहा है। आज के दिन आप इसका फ़ायदा उठाएं। अचानक आज आपको धन प्राप्ति हो सकती है और दिमाग के अंदर शांति भी आपको रहने की पूरी संभावना है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ नहीं रहने वाला है। आज का दिन आपको सावधानी से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का भ्रमण 12वें हाउस से हो रहा है। तो आज के दिन विशेष रूप से आपके लिए सलाह है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ होने जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का संचार लाभ स्थान से हो रहा है। आज आपको किसी भी सरकारी प्राप्ति में अचानक लाभ होने की संभावना बनती है। किसी शेयर से आपको लाभ होने की संभावना बनती है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ होने जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का संचार 10वें हाउस से हो रहा है। 10वां हाउस राज दरबार का होता है और आपके करियर का होता है। तो अगर आपको पिछले 3, 4 या 6 महीने से कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ है, आज इस बात की पूरी संभावना है कि आपको, भले ही आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से वहाँ से लाभ होने की संभावना बनेगी। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा का राशि संचार आपसे भाग्य स्थान से होगा। तो जब भाग्य स्थान से चंद्रमा का भ्रमण होता है, तो अचानक आपके जो रुके हुए काम होते हैं उनके पूरे होने की पूरी संभावना बनती है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा का संचार आपकी राशि से 8वें घर से हो रहा है। 8वां घर ज्योतिष के हिसाब से सबसे ज़्यादा निकृष्ट माना जाता है। अतः आज आप सबसे पहले तो अपना जो भी वाहन चला रहे हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले 4 बार सोच लें। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ होने जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि से 7वें घर से चंद्रमा का संचार होगा, जो कि आपका स्पाउस का भी घर है और आपकी पार्टनरशिप का भी घर है। तो आपको आज आपकी पार्टनरशिप में फ़ायदा होने की पूरी संभावना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से जाने वाला है। आपको यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का संचार 6ठे घर से हो रहा है और 6ठा घर बीमारी, शत्रु, षड्यंत्र का होता है। तो आपको आज के दिन विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपको ननिहाल पक्ष से, विशेष रूप से मामाओं के घर से आज आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ होने जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का संचार 5म घर से भ्रमण हो रहा है। तो 5म हाउस अत्यंत शुभ होता है। अतः आपको संतान पक्ष से या अचानक धन लाभ होने की पूरी संभावना बनती है। अगर विशेष रूप से आप अपनी संतान का कहीं एडमिशन कराना चाहते हैं, जो कि पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा है, तो आज के दिन विशेष रूप से आप प्रयास करें। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष सावधानी पूर्वक बिताने का समय है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का भ्रमण 4थे घर से हो रहा है और 4थे घर से जब चंद्रमा का भ्रमण होता है तो उसमें मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होने की संभावना बनती है। विशेष रूप से आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई भी ऐसा काम होगा जिससे कि आपको मानसिक तनाव आएगा। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का भ्रमण बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का भ्रमण पराक्रम भाव से हो रहा है। तो कोई भी ऐसा कार्य जिसमें पराक्रम की आवश्यकता है, उसको आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही चूँकि तीसरा घर छोटे बहन भाई का कारक होता है, तो विशेष रूप से आज का दिन आपके छोटे भाई बहन के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि धन स्थान से आपका चंद्रमा का भ्रमण होगा, तो अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। और विशेष रूप से आप किसी जगह कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जहाँ आपकी वाणी में ओज आएगा और आपकी वाणी से किए गए कोई भी कार्य को
विधिजन एक्सेप्ट करेंगे। भाग्य की बात में आज इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।